Welcome back aspirants. Today we are going to continue our GK series. इस सीरीज में अभी तक हम 9 वीडियोस कर चुके हैं जिनमें 25 क्वेश्चंस ईच हैं. इट मीन्स हमने 225 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं और आज की इस वीडियो के बाद ये 250 क्वेश्चंस हो जाएंगे. इसमें करंट और वेरियस सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है. तो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें. हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें जिसमें आपको इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है वेरियस एग्जाम्स के लिए तो आप आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. आज की इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लें. देखते हैं आज का पहला सवाल. इंडिया साइंड पंचशील ट्रीटी विद विच कंट्री? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश? इसका सही आंसर होगा सी, चाइना. इंडिया ने पंचशील अग्रीमेंट पे कब साइन किया था? 1954 में. इसमें बहुत अच्छे इसके प्रिंसिपल्स थे कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा एक दूसरे की कंट्री में, कोई भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और भी अच्छे इसके रूल्स बनाए गए थे. लेकिन उसके बावजूद भी 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया. The Hanging Gardens of Babylon is associated with which of the following ancient cultures? बेबीलोन के जो हैंगिंग गार्डन्स है यानी झूलते हुए उपवन, उनका संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? इजिप्शियन यानी कि मिस्र, मेसोपोटामिया, चाइनीज या फिर हड़प्पन? हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन रिलेटेड किससे है? मेसोपोटामिया से. और अगर ये कहाँ पे सिचुएटेड है तो ये प्रेजेंट डे के इराक में सिचुएटेड है. अपने आप में ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. इसे एक एंशंट कल्चर सिविलाइजेशन का पता चलता है और ऐसा माना जाता है कि ये नियो बेबीलोनियन एम्पायर के कैपिटल में बना हुआ है जिसको बनाया था किंग नेबुशेजनर ने. नेबुशेजनर सेकेंड ने इसको बनाया था. और उसके अलावा ये 7 वंडर्स जो 7 अजूबे दुनिया के, उनमें भी ये शामिल है. लेकिन ये इकलौते ऐसे वंडर है जो काफ़ी डिस्प्यूटेड है, जिसमें जो हिस्टोरियंस हैं उनके बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहता है इसकी बनावट को लेकर, इसके टाइम पीरियड को लेकर, इसकी रियलिटी क्या रही होगी उसको लेकर. The beginning of the British political sway over India can be traced to the Battle of भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक आधिपत्य की शुरुआत का पता किस युद्ध से लगाया जा सकता है? पानीपत, प्लासी, बक्सर या वोंडिवॉश? आपको इसका आंसर जरूर पता होगा. 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी यानी कि बी, जिसके बाद से ब्रिटिश की पॉलिटिकल डोमिनेंस हो गई थी इंडिया के ऊपर. ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लड़ा गया था. एग्जैक्ट डेट है 23 जून 1757. ये भी आपको याद कर लेनी चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है. ब्रिटिश की तरफ से जो किसकी तरफ से लड़े गए थे? रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला थे जिनके खिलाफ ये लड़े थे, लेकिन वो हार गए और वो बंगाल के लास्ट नवाब बने. दी जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ? इसका मतलब है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वाइसरॉय के दौरान हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कैनिंग? इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड. जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को. और अगर आपको एग्जैक्ट ये नहीं याद रहता कि किस वाइसरॉय के दौरान हुआ था तो आप ये ध्यान करें 1919 में ही मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी आए थे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. तो वो इसे सी से मैच करते हैं. चेम्सफोर्ड उस समय पे वाइसरॉय थे और इसको अमृतसर मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है. सती वॉज अबॉलिश्ड बाय? सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम बेंटिक? इसका सही आंसर है डी, विलियम बेंटिक के द्वारा. बंगाल सती रेगुलेशन ये आया था 4 दिसंबर 1829 में, जिसके द्वारा सती प्रैक्टिस पर, इस पूरी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पूरे ब्रिटिश इंडिया में ही. और उस समय पे कौन गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक. हु इज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ गांधी जी? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है. स्पिरिचुअल गुरु पूछा गया गांधी जी के कौन थे, यानी कि आध्यात्मिक गुरु. गोपाल कृष्ण गोखले, श्रीमद राजचंद्र जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बी, श्रीमद राजचंद्र. आप में से कई लोगों ने गोपाल कृष्ण गोखले सोचा होगा, तो वो स्पिरिचुअल नहीं, वो पॉलिटिकल गुरु हैं इनके, यानी कि राजनीतिक गुरु हैं.
गोपाल कृष्ण गोखले जी, और स्पिरिचुअल गुरु हैं श्रीमद राजचंद्र। ये इनको मुंबई में मिले थे जब गांधी जी वापस आ रहे थे इंग्लैंड से एक बैरिस्टर के तौर पर 1891 में। और ये अपने आप में जो राजचंद्र जी हैं वो जैन पोएट और फिलोसोफर रहे हैं। Which among the following tributaries of Indus originates from Lake मानसरोवर? सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ब्यास, झेलम, सतलुज या फिर रावी? इसका सही आंसर है सी, सतलुज। सही जो जगह है सतलुज के निकलने की वो राक्षस ताल माना जाता है, राक्षस लेक भी उसे बोल देते हैं। और इसका जो पुराना नाम रहा है, प्राचीन नाम है इसका शतुद्री। उसके अलावा ये सबसे लंबी भी है। अगर ये भी पूछा जाता है कि कौन सी 5 नदियों में से, सहायक नदियों में से लंबी है, तो वो सतलुज ही है। The Bhilai steel plant has been established with the assistance of। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? यूके, यूएसए, रशिया या जर्मनी? इसका सही आंसर है सी, रशिया। और उस समय रशिया का नाम क्या था? यूएसएसआर। भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में मिलेगा, इंडिया का पहला, फर्स्ट एंड मेन प्रोड्यूसर है स्टील रेल्स का। इसके अलावा वाइट स्टील प्लेट्स और भी कई स्टील प्रोडक्ट्स इसने बनाए। आप समझ सकते हैं फर्स्ट रहा है, और ये बनाया गया था 1959 में, उस समय के यूएसएसआर द्वारा। एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वल्केनो इन इंडिया सिचुएटेड इन। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यानी एक तो आपको ये पता लग गया कि इंडिया का इकलौता जो एक्टिव वल्केनो वो कहाँ पर है? बैरन आइलैंड में है। और अब पूछा गया बैरन आइलैंड किस में है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंडमान आइलैंड पर। ये आपको मिलेगा अंडमान सी में। और यही एक कंफर्म्ड एक्टिव वल्केनो है। वैसे तो इसमें 1990s के दौरान कुछ इस तरीके के विस्फोट पाए जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 2017 में भी कुछ इसमें हलचल हुई थी, लेकिन खास वो ज्यादा एक्टिव रूप में वो नहीं हो पाई थी। The marshy and forested land which lies in the south of outer foothills of Himalaya is known as। हिमालय की बाहरी तलहटी के दक्षिण में स्थित दलदली और वनभूमि को किस रूप में जाना जाता है? तराई, खादर, बंगार या भाबर? इसका सही आंसर है ए, तराई। तराई एक लोलैंड बेल्ट है, यानी कि जहां ऊपर से जब वो सारी नदियां आती हैं उसके बाद फिर वो पत्थरों में अपना सारा पानी यहाँ पे इनके ग्राउंड में नीचे डिपॉजिट कर देती है। आगे फिर ये फिर से इमर्ज करती है, तो ये दलदल सा बन जाता है यहाँ पे, और इसी दलदल को तराई बोलते हैं। यहाँ पर आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, घास ग्रासलैंड्स मिलेंगी, श्रब्स यानी झाड़ियां मिलेंगी, और स्वैम्प्स यानी कि दलदल मिलेंगे। और ये कहाँ मिलेगा? हिमालय के आउटर फुटहिल्स के भी। आउटर फुटहिल्स कौन सी? शिवालिक है सबसे बाहरी, उसके भी साउथ में, उसके भी दक्षिण हिस्से में बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा ये, इस एरिया में। और ये इंडो गैंजेटिक प्लेन के नॉर्थ में, उसके बाद ये आपका नॉर्थन इंडियन गैंजेटिक प्लेन शुरू हो जाता है, तो उससे पहले मिलेगा। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल या पाकिस्तान? इसका सही आंसर होगा ए, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी जो बाउंड्री बनती है वो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। और पूरे इंटरनेशनल अगर हम बात करें तो उसमें 5th लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ये होता है। विच प्लैनेट स्पिन्स द फास्टेस्ट? कौन सा ग्रह सबसे तेजी से घूमता है? मरकरी यानी कि बुध, वीनस, शुक्र, मार्स, मंगल या जुपिटर, बृहस्पति? इसका सही आंसर होगा डी, जुपिटर। बृहस्पति ही फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और ये इसका जो एवरेज स्पीड है वो है 10 आवर्स में एक बार, यानी 10 घंटों में एक बार ही घूमता है। आप सोचे सबसे बड़ा भी जुपिटर है, उसके बावजूद वो तेजी से घूम पा रहा है, तो कितनी इसकी फास्ट स्पीड रहती होगी। और जुपिटर के इसीलिए सबसे कम शॉर्टेस्ट डेज होते हैं। जब कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, वो घूम रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके आधे फेस पे जो सन पड़ रहा है और इधर उसके मून पड़ रहा है, तो बहुत जल्दी वो सन वाली जगह छोड़कर मून में आ जाएंगे, यानी कि दिन की जो लंबाई है, ड्यूरेशन, वो कम हो जाएगी। आपको अगर इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ लोकसभा ऑफ गोवा इज, यानी कि गोवा की
संसदीय सीटें यानी कि लोकसभा की संख्या क्या है? 2, 13, 20 या 15? ऑप्शंस को देखते इसका सही आंसर आप खुद भी गेस कर सकते हैं, ए 2, क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य है एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल के कंपैरिजन में एरिया में गोवा सबसे छोटा है, और पॉपुलेशन की अगर जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम सबसे छोटा मिलेगा। तो एरिया की वजह से कम होने के कारण वहां की सिर्फ 2 ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिलती हैं, और राज्यसभा में कितनी सीट मिलती है इसको? एक। हु कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव रिजीम्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति के 2 क्रमिक शासनों को किसने पूरा किया? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जट्टी या फिर एम हिदायतुल्लाह? इसका सही आंसर है ए, एस राधाकृष्णन जी ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि लगातार 2 टर्म्स संभाले थे 1952 से 57 एंड 1957 से 62 तक। 10 साल का इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर सर्विस की थी। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे। जैसे सेकंड प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे 1962 में, वो टर्म भी इन्होंने कंप्लीट की थी 1967। एस राधाकृष्णन के अलावा मोहम्मद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने 2 सक्सेसिव टेन्योर्स कंप्लीट किए फ्रॉम 2007 टू 2017। बाइकैमरल सिस्टम इज a feature of which of the following forms of government? द्विसदनीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली की विशेषता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, प्रेसिडेंट सिस्टम, राष्ट्रपति प्रणाली, फेडरल सिस्टम संघीय प्रणाली या यूनिटरी सिस्टम एकात्मक प्रणाली? इसका सही आंसर होगा सी, फेडरल सिस्टम। बाइकैमरल सिस्टम यानी द्विसदनीय व्यवस्था, ये आपको मिलेगी उन जगहों पे जहां पर लोअर हाउस यानी कि जिसका हमारे यहाँ नाम है लोकसभा, और अपर हाउस जिसका हमारा नाम है राज्यसभा, ये 2 हाउसेस जहां पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइकैमरल सिस्टम यानी द्विसदनीय व्यवस्था। ये 2 तरीके के सदन हो गए ना, और इसमें जो अपर हाउस होता है वो रिप्रेजेंटेशन देता है स्टेट्स को, यानी प्रतिनिधित्व करता है वो राज्यों का सेंट्रल लेजिस्लेचर में। अपने अपने स्टेट में तो है ही, बट सेंट्रल लेवल पे भी उनका होना चाहिए एक रिप्रेजेंटेशन। और यही डिनोट करता है फेडरल सेटअप को। फेडरल का मतलब क्या हुआ कि एक सेंटर हुआ बीच में और फिर कई सारे स्टेट्स को वो संभाल रहा है, तो सब अपने अपने बेसिस से भी अलग से काम करते हैं। यही चीज है फेडरल सेटअप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फेडरल सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इंडिया है, ब्रिटेन है, और भी कई ऐसे देश मिलेंगे जहां आपको 2 सदन मिलेंगे। हु सर्टिफाइज इफ अ फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल और नॉट? अपने आप में काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। कौन प्रमाणित करता है कि वित्तीय विधेयक कोई धन विधेयक है या नहीं? फाइनेंशियल बिल तो हो सकता है वो, लेकिन उसको मनी बिल सर्टिफाई करना, क्योंकि एक अपने आप में स्पेशलिटी है, इजीली पास हो जाता है, तो वो किसके पास होती है? लोकसभा स्पीकर के पास। दैट इज ऑप्शन बी। बिल तभी मनी बिल कहलाता है जब उसके अंदर प्रोविजन जो प्रावधान दे रखे हो वो रिलेटेड टू टैक्स हो, गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकार जो पैसा उधार लेती है, एक्सपेंडिचर ऑन और रिसीट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस अकाउंट से जो पैसा उधार लिया जाता है या इस पर दिया जाता है, वो चीज आती है सब मनी बिल के अंदर। और इसी को ही कौन सर्टिफाई करता है, कौन कि ये बिल जो भी है फाइनेंशियल बिल ये मनी बिल है या नहीं, वो लोकसभा स्पीकर बताते हैं। Which of the following words do not exist in the preamble of the Indian Constitution? संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द मौजूद नहीं है? जस्टिस यानी न्याय, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट समाजवादी या डाइवर्सिटी यानी विविधता? इसका सही आंसर होगा डी, डाइवर्सिटी। रिसेंटली अभी एक और क्वेश्चन भी आया था आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन, उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो उनमें से एक तो सेक्युलर जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया और इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। बहरहाल यहाँ इसका आंसर होगा डी, विविधता शब्द नहीं है। इन डैश इकोनॉमीज, कौन सी वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट? यहाँ पे जो कीवर्ड है वो सरकार है, कि सरकार के द्वारा ही सभी उत्पादक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किया जाता है। वो डुअल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमीज है यानी कि दोहरी व्यवस्था, या सोशलिस्ट है समाजवादी, मिक्स्ड है मिश्रित, या कैपिटलिस्ट है पूंजीपति? इसका सही आंसर होगा बी, सोशलिस्ट समाजवादी व्यवस्था जिसमें सारा कंट्रोल सरकार के पास होता है। इंडिया कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट भी है
और गवर्नमेंट भी है। कैपिटलिस्ट का एग्जाम्पल कौन है? यूएसए, जहां आपको पूंजीपति ज्यादा मिलेंगे। When was per drop more crop program launched? आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रति बूंद अधिक फसल, इसको हम बोलते हैं पीडीएमसी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2001, 2004, 2006 या 2009? इसका सही आंसर होगा सी, 2006 में। ये एक माइक्रो इरिगेशन प्रोग्राम है और 2006 में इसको लाया गया था। When was Food Corporation of India FCI, ये काफी अपने आप में पॉपुलर बॉडी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965, 1967, 1971 या 1960? इसका सही आंसर होगा ए, 1965 में FCI को सेटअप किया गया था। और ये अपने आप में वैधानिक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा इसको स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा एक ही मिनिस्ट्री का नाम है। इसके पहले तो हेडक्वार्टर से चेन्नई में, बट नाउ अभी इसके कहाँ पे कर दिए गए हैं? दिल्ली में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्मार्ट ई बीट सिस्टम फॉर गुरुग्राम पुलिस? किस राज्य सरकार ने गुरुग्राम पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर होगा ए, हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है ये एक ऐप बेस्ड सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग की किस तरीके से पुलिस की जो इनकी पूरी सिस्टम है वो काम कर रही है, वो लोग कितना सही से काम करें उसको देखने के लिए। और पेट्रोलिंग बाय पर्सोनल, जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है कई जगह पर, वो सब चेक करने के लिए हरियाणा की गवर्नमेंट ने काम किया है। और कहाँ पर किया है? गुरुग्राम में। The International Monetary Fund (IMF) has slashed India's growth forecast for 2022 and 23 by 80 basis points to dash percentage. IMF ने 2022-23 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 80 आधार अंकों से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? देखिए 80 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि आप इसको एक पॉइंट लगा दें इससे पहले, यानी 0.8 कम किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए, 7.4%। पहले आईएमएफ ने जो इंडिया का फोरकास्ट था उसका अनुमान किया था कि 8.2 होगा, लेकिन फिर उन्होंने कहा 80 बेसिस पॉइंट्स कम किए। इसका मतलब क्या होगा कि 0.80 इसमें से माइनस किया गया है, 0.80, तो फिर ये हो जाएगा 7.4%। Which country will host the 2025 ICC Women's ODI World Cup? कौन सा देश 2025 में होने वाले आईसीसी महिला विश्व ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा? इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? इट्स राइट आंसर इज ए, इंडिया। यहाँ से आपके फिर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये आपको मिल गया जवाब, दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया किस वर्ष में वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 2025, 2025 में। Which state government has banned the plastic coated products in the state? किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक लेपित उत्पादों को, यानी कि जो कुछ भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर प्लास्टिक की जो रैपिंग होती है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र सरकार ने। सीआरपीएफ ऑब्जर्व इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 27 जून। सीआरपीएफ ने 27 जून को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 82nd, 83rd, 84th या 85th? इट्स राइट आंसर इज 83rd। और इससे आपको ये भी पता लग जाता है कि सीआरपीएफ का रेजिंग डे कब मनाया जाता है? 27 जून को। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। आकलन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसमें आपको वेरियस एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलती है। और हाँ, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस भी अपलोड किया जा रहा है। आप उसको साथ साथ देखते चले किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।